हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मेंटर आलोक कुमार आनंद और लेकर आया हूं ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो फिर टेंशन किस बात की, आइए हम लोग आज टेंस को बारीकी से समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस हमें एक्शन, पोजीशन और पोजीशन यानी एक्शन कार्य को, स्थिति को और अधिकार को दिखाने का काम करता है। और जब टेंस एक्शन को दिखाता है तो वह यह बताता है कि एक्शन कब हुआ और एक्शन कितना हुआ। अब आप देखिए कि एक्शन कब होगा, किस टाइम में होगा। तो टाइम को आप तीन रूप में ही बांट सकते हैं। एक वह जो बीत गया, पास्ट, एक वह जो अभी चल रहा है यानी प्रेजेंट, और एक वह जो आएगा यानी फ्यूचर। और काम कितना हुआ, काम की स्थिति को, कि वह किस स्थिति में है, उसे हम चार भाग में बांट सकते हैं। एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, यह बताता है कि यह बताता है कि काम अनिश्चित है। इससे हमको यह पता नहीं चलता है कि काम जारी है या काम पूरा हो गया, इससे पता नहीं चलता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मैं रोज चाय पीता हूँ। यहाँ यह पता नहीं चल रहा है कि चाय पीने का काम अभी चल रहा है या चाय पीने का काम पूरा हो गया, यह अनिश्चित है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी काम जारी है। परफेक्ट यानी काम पूरा हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस माने पास्ट में काम शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी वह काम जारी है। इस दोनों के आधार पर हम लोग इसे 12 भागों में, कुल 12 भागों में बांट सकते हैं पूरे टेंस को। प्रेजेंट को 4 भागों में, पास्ट को 4 भागों में और फ्यूचर को भी 4 भागों में। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लेता है, और डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप ही यूज होता है। यह बात आप लोग याद रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डू डज के बाद वर्ब का पहला रूप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों इज, एम, आर है, और यह वर्ब का चौथा रूप लेता है। फिर आइए प्रेजेंट परफेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होगा, और यह वर्ब का तीसरा रूप लेगा। याद रखें कि हैज, हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। इज, एम, आर का के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप आएगा, और अगर वह पेसिव में होगा तब आप सभी के बाद वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करें। लेकिन एक्टिव में इज, एम, आर यानी बी वर्ब के बाद कभी भी V4 का ही यूज होता है, अन्य फॉर्म का यूज नहीं होता है। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह दिखाता है कि पास्ट में कोई काम शुरू होकर के प्रेजेंट में जारी है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों वह हैज, हैव, उसके बाद बीन लगाइए, फिर बी वर्ब है यहाँ, इसलिए यहाँ वर्ब का चौथा रूप, मेन वर्ब का चौथा रूप आएगा। इसी तरह पास्ट को 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम डिड करता है, और वह भी वर्ब का पहला रूप लेगा अपने बाद। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वेयर, वर्ब का चौथा रूप। अब पास्ट परफेक्ट में आइए, यानी कि पास्ट टाइम में काम पूरा हो गया है, तो यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लेगा, और हैड वर्ब का इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप आएगा। उसके बाद चौथा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह हैड, बीन और वर्ब का चौथा रूप आएगा। अब हम लोग फ्यूचर को देखें। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर
फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा शेल विल, और शेल विल अपने बाद वर्ब का पहला रूप लेगा। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब शेल बी या विल बी होगा और वर्ब का यह चौथा रूप अपने बाद लेगा। फ्यूचर परफेक्ट शेल या विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शेल या विल हैव प्लस बीन और वर्ब का चौथा रूप। तो इस तरह हम देखें कि कुल मिलाकर के पूरे टेंस का 12 भागों में हम पूरे टेंस को बांट सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक एक करके सभी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखें। दोस्तों इसमें हम 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मुख्यतः हम लोग 6 स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव को देखें। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब कहाँ V1 आएगा और कहाँ V5 आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ देखिए कि आई, वी, दे यानी प्लुरल, यू, और जो भी नाउन प्लुरल होगा, बहुवचन का जो भी नाउन होगा, उस सभी के साथ वर्ब का पहला रूप यूज करें, और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ वर्ब का 5वां रूप यानी वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करें। अब कैसे V5 हम लोग बनाएं, तो V1 में S या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। याद रखें V1 जन्म से ही प्लुरल होता है और V5 जन्म से ही सिंगुलर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, लेकिन इसमें एफर्मेटिव में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण को, हिंदी के उदाहरण को, कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट मेरा हुआ आई, वर्ब का पहला रूप लगेगा, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो आई टीच, और ऑब्जेक्ट है यू और इंग्लिश, दोनों ऑब्जेक्ट है, तो आई टीच यू इंग्लिश। हिंदी वाक्य को कैसे पहचाने, तो दोस्तों अगर वाक्य में कोई एक्शन का पता चले तो उसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं लगा रहेगा। याद रखें अगर एक्शन का पता चले तब, ऐसा नहीं कि आप किसी नाउन में भी ता है, ती है लगा दे और फिर गलती कर बैठे। निगेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट डू या डज। पहले ही आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज, और उसके बाद निगेटिव वर्ड यानी नॉट का प्रयोग करें। फिर वर्ब का पहला रूप आपको पता है, डू डज हमेशा वर्ब का पहला रूप लेता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। अब आते हैं इंटरोगेटिव की ओर। दोस्तों इंटरोगेटिव को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है, और यहाँ इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। इसलिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच यू इंग्लिश, डू आई टीच यू इंग्लिश। इसी तरह WH वर्ड में हम लोग सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, और उसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच यू इंग्लिश, वाई डू आई टीच यू इंग्लिश। इसी तरह अब हम लोग इंटेरोगेटिव का निगेटिव देखें। इंटरोगेटिव का निगेटिव भी 2 तरह से होगा, एक यस नो क्वेश्चन का और एक WH क्वेश्चन का।
तो यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले डू डज दें, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश? डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश? इसी तरह WH क्वेश्चन का जो निगेटिव होगा तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर उसी तरह से रख देंगे जिस तरह पहले रखे हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाई डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश? दोस्तों यहाँ आप नॉट का प्रयोग डू डज के बाद भी कर सकते हैं, तो तब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा वाई डोंट आई टीच यू इंग्लिश। इस तरह से हम लोग इस टेंस का स्ट्रक्चर को देख लिए। अब आगे हम लोग इसका यूज देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है और किस वाक्य में हम इसका यूज करें, जो कि आपको एग्जाम में बहुधा पूछा जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग किस वाक्य में करें। दोस्तों प्रेजेंट टाइम के हैबिट दिखाने वाले जो कुछ शब्द अगर आपके वाक्य में हो, जैसे कि डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, कुछ भी, वंस अ डे, वंस अ नाइट, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, इसी तरह ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ नाइट, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, इसी तरह ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, generally, hardly, scarcely, rarely, regularly, यह सभी शब्द जो टाइम को डिनोट करता है अगर आपके वाक्य में रहे तो निश्चित रूप से यह 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। जैसे मैं रोज यह दवा ले रहा हूँ, आई टेक दिस मेडिसिन डेली। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके वाक्य में डेली लगा हुआ है, इसलिए यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम में खाली जगह छोड़ दिया जाता है और V1, V2, V3 ऐसे दे करके आपसे पूछा जाता है, तो याद रखें यहाँ पर हमेशा V1 या V5 यूज होगा क्योंकि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसी तरह दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसा सत्य जिसे हम झूठला नहीं सकते, जो परम सत्य है, जो परिवर्तित नहीं हो सकता है, ऐसे वाक्य को दिखाने के लिए, ऐसे सत्य वाले वाक्य को दिखाने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। कभी यह नहीं हो सकता कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यह वाक्य गलत होगा। इसी तरह फ्यूचर टाइम के फिक्स्ड प्लान यानी ऐसा प्लान जो पहले से फिक्स्ड है, और इस तरह के वाक्यों में आपको टुमारो, टुनाइट, दिस इवनिंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, मंथ या आने वाला समय जैसे अभी मान लीजिए आपको 10 बज रहा हो तो 12 बजे, 1 बजे, आने वाला तारीख, आज जो तारीख है इसके बाद वाला तारीख, आने वाला दिन या आने वाला महीना या आने वाला साल अगर आपके वाक्य में हो तो हम लोग इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हाँ याद रखें, इस फिक्स प्लान को दिखाने के लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, कोचिंग अगले महीना पुनः खुलेगी। अगले महीना, नेक्स्ट मंथ, द कोचिंग रीओपन्स नेक्स्ट मंथ। अब फिर हम लोग आगे इसका यूज देखेंगे, एक और यूज।
दोस्तों अब एक और जो इसका उपयोग है, इसका प्रयोग है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो यह है कि अगर कंडीशनल वाक्य में मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में हो और कंडीशनल क्लॉज जो होगा वह निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और आप इस वाक्य को पहचानने के लिए इसमें जो कंडीशनल वर्ड्स लगे होंगे वह यह हो सकता है, या तो इफ लगा होगा, या व्हेन लगा होगा, या टिल लगा होगा, या अनटिल लगा होगा, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज और इन केस। इस सभी का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। जैसे कि एक उदाहरण आप लोग सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस का कहा हुआ है, यदि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका जो इंग्लिश होगा, इफ यू गिव, यहाँ विल गिव का प्रयोग ना करें, इफ यू, क्योंकि यह कंडीशनल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए यहाँ विल गिव देना गलत है। तो आपका वाक्य होगा, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आई के साथ सेल का भी प्रयोग होता है और विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इफ यू विल गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यह वाक्य गलत होगा। इस पर बहुधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।